एनपीए क्या होता है उसका एक आइडिया तो मैंने आपको पार्ट 1 में दे दिया, बट आज हम एनपीए को थोड़ा और डीपली जानेंगे। बैंक्स कैसे अपने डिफरेंट लोन्स को डिफरेंट बकेट्स में रखती है, एनपीए होने के बाद उनके साथ करती क्या है, एज एन इन्वेस्टर आपको एनपीएस को कैसे इवेल्युएट करनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे आज अपने पार्ट 3 ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी सीरीज में। मैं आपको ये कंप्लीट एसेट स्ट्रक्चरिंग एंड एनपीए डायग्राम से समझा देता हूँ सो दैट आपको विजुअलाइजेशन में आसानी हो। बैंक्स अपने एसेट्स को, एसेट मतलब जो लोन दिए जाते हैं, उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके रखती है। एक होता है स्टैंडर्ड एसेट्स एंड दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। अब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर भी दो अलग डिवीजन है, एक है रेगुलर, दूसरा है स्ट्रेस्ड। रेगुलर वाला जो बकेट है वो सब चंगासी टाइप का बकेट है, मतलब इस बकेट में जो लोन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कस्टमर अपना हर ईएमआई टाइम टू टाइम भर रहे हैं। लेकिन अगर एक भी इंस्टॉलमेंट या ईएमआई मिस हो जाता है तो वो अकाउंट सीधा स्ट्रेस्ड बकेट में आ जाता है। बेसिकली फर्स्ट ईएमआई मिस करने के बाद एसएमए 0 यानी स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 0 में आ जाती है, और जैसे ही दूसरा वाला मिस हो गया तो एसएमए 1 और तीसरा वाला भी मिस हो गया तो एसएमए 2 में डाल दिया जाता है। वैसे इन बिटवीन अगर कभी भी बंदे ने रिक्वायर्ड पेमेंट कर दिया तो वो फिर से रेगुलर यानी सब चंगासी बकेट में आ जाता है। लेकिन अगर उसने एसएमए 2 के बाद भी पेमेंट नहीं किया एंड 90 डेज से ज्यादा हो गया, तब उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है यानी एनपीए बकेट में डाल दिया जाता है। अब एनपीए के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। एक बकेट है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब बस नया नवेला एनपीए हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है फर्स्ट डिफॉल्ट को, बट अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको डाउटफुल एसेट बोला जाता है। यार अब आपको लग रहा होगा क्या अननेसेसरी बकेट बकेट खेले जा रहा है। एक्चुअली ऐसे बकेट में डालने की वजह आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब हम प्रोविजनिंग के बारे में जानेंगे। हाँ, तो डाउटफुल एसेट्स में तब तक वो अकाउंट पड़ा रहता है जब तक उसको बैंक का मैनेजमेंट या ऑडिटर्स लॉस डिक्लेयर नहीं कर देती है, या फिर कभी कभी आरबीआई जब अचानक से इंस्पेक्शन करने आती है बैंक के अंदर तो आरबीआई भी उसको लॉस डिक्लेयर करती है इफ नेसेसरी। और ऐसा अक्सर होता है, येस बैंक के केस में बहुत ज्यादा हुआ था, बट आई थिंक एक कोटक बैंक को छोड़ के आरबीआई ने ऑलमोस्ट हर बैंक के इंस्पेक्शन में ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया एनपीए शो किया है। हाँ, तो एक बार डाउटफुल एसेट के अकाउंट को लॉस डिक्लेयर करने के बाद ऑब्वियसली वो अकाउंट लॉस एसेट्स बकेट में चला जाता है। ये एनपीए के बकेटिंग के पीछे मेन रीजन होती है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होती है? आरबीआई बैंक्स को बोलती है कि जैसे ही उनका कोई लोन अकाउंट एनपीए बनता है तो बैंक को आइडियली एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ दैट लोन साइड करके रखनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि अगर कोई बोरोअर डिफॉल्ट करती है लोन रिपेमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक जाके अपने डिपॉजिटर के बोले कि भैया आगे वाले बंदे ने तो मुझे रिपेमेंट किया ही नहीं, तो अभी हम आपको पैसा वापस नहीं कर सकते, जब वो बंदा रिपे करेगा आप तब आना। ऐसा नहीं हो सकता ना, अदरवाइज लोगों का तो भरोसा ही उठ जाएगा बैंक में से, फिर वो बैंक पे पैसा डिपॉजिट करना ही छोड़ देंगे, इकोनॉमी को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये नौबत ना आए इसलिए आरबीआई पहले ही बैंक्स को थोड़ा पैसा एज ए प्रोविजनिंग अलग करके रखने बोलती है, सो दैट जो लॉस होना होता है वो बैंक को हो, उसका इफेक्ट डिपॉजिटर्स को या फिर पूरे इकोनॉमी में ना आए। और ये जो प्रोविजंस होते हैं वो बैंक को अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही दिखाने पड़ते हैं। सपोज किसी बैंक ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, अब फॉर व्हाटएवर रीजंस कुछ लोन्स एनपीए हो गए तो बैंक को से 10 करोड़ अब प्रोविजनिंग के हिसाब से हटा के रखने पड़ेंगे। तो मतलब बैंक को अब 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ इक्वल टू 90 करोड़ पोस्ट करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट, जबकि बिना प्रोविजन के वो 100 करोड़ पोस्ट करता। दैट्स व्हाई बैंक चाहती नहीं है कि वो प्रोविजन करे, एंड उसी की वजह से आरबीआई को एकदम स्ट्रिक्टली मैंडेट कर देना पड़ता है कि किस अकाउंट में कितना परसेंट प्रोविजनिंग करना पड़ेगा बैंक को। जैसे कि अगर कोई अकाउंट अभी सब स्टैंडर्ड एसेट बकेट में है तो बैंक को उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 15% पैसा प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ेगी। बट अगर वो अकाउंट डाउटफुल एसेट्स बकेट के अंदर आता है और से वो सिक्योर्ड लोन अकाउंट है, सिक्योर्ड मतलब उसके पीछे कोई एसेट्स है, सपोज किसी ने होम लोन लिया है तो उसके पीछे होम है, किसी ने कार लोन लिया तो फिर उसके पीछे कार है, किसी ने अगर अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लिया तो उसके पीछे उसकी वो जमीन है। तो इस टाइप की अगर सिक्योर्ड लोन है जो कि डाउटफुल बकेट में, तो उस पे 25 से लेके 50% तक प्रोविजनिंग करने की मैंडेट करती है आरबीआई। जबकि अगर अनसिक्योर्ड लोन है डाउटफुल बकेट के अंदर तो भैया आपको 100% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और अगर लॉस एसेट्स बकेट में फिर तो क्या सिक्योर्ड क्या अनसिक्योर्ड आपको 100% प्रोविजनिंग करनी ही करनी है। तो ऐसे अपने एसेट्स के बकेटिंग के वजह से एक तो इन्वेस्टर्स को एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि भाई बैंक के एसेट्स अब किस स्टेट में है नहीं है। दूसरा, आरबीआई मैंडेट भी कर पाती है कि एग्जैक्टली कितना परसेंट आपको प्रोविजन करके हटा के रखनी है। एनपीए को दो टाइप से दिखाया जाता है।
मतलब बकेट्स वही रहते हैं, बस मैथमेटिकली दो टाइप के दिखाए जाते हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। फ्रॉम SMA 2 कोई भी लोन जब एनपीए बकेट में आती है वैसे ही उसका आउटस्टैंडिंग लोन ग्रॉस एनपीए में ऐड हो जाता है। बाय द वे एक और कंसेप्ट भी है स्लिपेज का, समझाता हूँ। स्लिपेज मतलब जो नया डिफॉल्टर ऐड हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर में। ग्रॉस एनपीए को तो आप एक काइंड ऑफ बड़ा पूल जैसा इमेजिन कर सकते हो, जिसमें कोई भी अकाउंट डिफॉल्ट करती है तो डायरेक्टली उसमें डाल दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग द राइट ऑफ्स। राइट ऑफ्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सपोज मिस्टर सुनील ने इस साल अपना 1 करोड़ का जो लोन लिया था उस पर डिफॉल्ट कर दिया, तो वो जो 1 करोड़ है बैंक उसको अपने स्लिपेजेस में दिखाएगी इसी साल, अगले साल नहीं। अगले साल ये 1 करोड़ नहीं आएगा। जबकि अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो इस साल वो 1 करोड़ ग्रॉस एनपीए में ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि अगले साल वहां से डिडक्ट हो जाएगा, वो रहेगा हमेशा ग्रॉस एनपीए पे। तो ग्रॉस एनपीए मतलब आज तक का जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो, जबकि स्लिपेजेस मतलब इस साल कितना हुआ है। अब ग्रॉस एनपीए में ऐड होने के बाद बैंक उसका जब प्रोविजनिंग करती है तो जितना अमाउंट प्रोविजन किया है वो अमाउंट छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है उसको बोला जाता है नेट एनपीए। मतलब अगर सुनील का एग्जांपल लें तो उन्होंने 1 करोड़ का एनपीए किया था, सपोज बैंक ने उस पर 50 लाख की प्रोविजनिंग कर दी, तो नेट एनपीए में सिर्फ 50 लाख ही आएगा, हालांकि ग्रॉस एनपीए 1 करोड़ ही रहेगा। तो ये मोटा मोटा हम समझ गए कि एनपीए क्या होती है, एसेट्स के क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, कैसे प्रोविजनिंग होते हैं। अब देखते हैं कि एनपीएस के साथ एक्चुअल में करती क्या है बैंक। तो 3 डिफरेंट चीजें हो सकती है किसी भी एनपीए के साथ, जो बैंक अपने हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बताती है। पहला है अपग्रेडेशन, मतलब जिस भी वजह ने बंदे ने डिफॉल्ट किया होगा बट अब सुबह का भूला शाम को वापस घर आ गया, मतलब सब कुछ जो डिफॉल्टेड ईएमआईज थे वो सब चुकता हो गए, तो बैंक अब उस अकाउंट को उठा के फिर से रेगुलर बकेट में डाल देगी, बिकॉज लाइफ इज बैक टू नॉर्मल नाउ। दूसरा हो गया रिकवरी, मतलब भूला सुबह चला तो गया बट शाम को उसको जबरदस्ती पकड़ के वापस लाना पड़ रहा है। मतलब उसका जो मॉर्गेज्ड एसेट्स है, सपोज उसने कार लोन लिया तो पीछे का जो कार है उसको बेच के बैंक अपना पैसा वसूल कर रही है। दिस थिंग इज कॉल्ड रिकवरी। तो जो अमाउंट रिकवर हो जाता है वो एटलीस्ट एनपीए अकाउंट से हट जाता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो है राइट ऑफ, मतलब भूला अब वापस आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है अपने को और ना ही उसको जबरदस्ती वापस ला पा रहे हैं। तो इस केस में बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है वो बोलते हैं कि भाई रात गई बात गई, जो हुआ वो हुआ, अब भूल जाओ इस चीज को और आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ नहीं हो सकता, उसका लॉस बुक कर लो। राइट ऑफ करने के बाद ऐसा नहीं है कि बोरोवर डजंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे बैक, ऑफ कोर्स ही इज लायबल टू पे बैक द मनी, बट उसका वो अकाउंट जो है वो ग्रॉस एनपीए से निकल जाता है, तो मतलब बुक्स क्लीन दिखते हैं। बाय द वे ये ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, ये सब हम परसेंटेज टर्म्स पे ही बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज मींस विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक्स एंटायर एसेट बुक कितना परसेंट एनपीए हो रखा है, और नेट एनपीए भी सेम, जो नेट एनपीए के अमाउंट है वो पूरे एसेट्स का कितना परसेंट है, दैट इज नेट एनपीए परसेंटेज। और प्रोविजंस के केस में हम बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर, मतलब जो ग्रॉस एनपीए है उसका कितना परसेंट बैंक ने अभी प्रोविजन कर रखा है वैल्यू के टर्म में। ऑल्दो पीसीआर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड इन रियलिटी देन व्हाट आई हैव जस्ट सेड, बट अपने को सिंपली समझने के लिए इतना ही काफी है। अब आप जब एज एन इन्वेस्टर एक बैंक को देखते हो तो आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स उसके रेगुलर बकेट में आए, नॉट इवन इन स्ट्रेस्ड बकेट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस्ड बकेट में कितने ज्यादा एसेट्स या लोन्स आ रहे हैं, बिकॉज जो आज स्ट्रेस्ड है वही कल जाके एनपीए होगा। एनपीए होगा तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जाएगा, तो वहां से जाएगा तो आपको सीधा सीधा लॉस दिखेगा या फिर सबड्यूड प्रॉफिट दिखेगा। तो एसेट क्वालिटी आपको देखना ही देखना है। दूसरा हो गया कि एसेट के टाइप क्या है। अगर सिक्योर्ड एसेट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जब भी प्रोविजन होगा 100% प्रोविजन करनी पड़ेगी, तो मतलब ज्यादा पैसा जाएगा पीएनएल से, अगेन प्रॉफिट कम दिखेगा। ऑफ कोर्स आपको एसेट टाइप भी देखने हैं कि कितना परसेंट सिक्योर्ड है, कितना परसेंट अनसिक्योर्ड है। उसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोविजन किया हुआ है उतना ही ज्यादा बेटर है। लेकिन अब बात ये नहीं है कि भाई आप प्रोविजन किए जा रहे हो और बुक्स को अच्छा दिखा रहे हो, अच्छे प्रोविजन कवरेज में रेशियो मेंटेन कर रहे हो, या फिर राइट ऑफ कर दे रहे हो तो आपके बुक्स और क्लीन दिख रहे हैं। मतलब करने को आप कर सकते हो, पर देखो उससे प्रॉब्लम कहां पे आती है। जैसे ही आपने प्रोविजनिंग कर ली या फिर राइट ऑफ कर लिया तो वो जो पैसा है वो हट गया आपके बुक्स में से,
वो अब आपके एसेट्स का पार्ट नहीं रहा, तो मतलब आपके बैंक के बुक वैल्यू कम हो गया है। और बैंक का मार्केट वैल्यूएशन हमेशा प्राइस टू बुक पे होता है। बाय द वे, दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई ये प्राइस टू बुक पे होता है, प्राइस टू अर्निंग में नहीं। आप कभी बैंक या एनबीएफसी का पी देख के उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज बिकॉज बैंक के जो पाप है वो आगे चल के पता चलते हैं। तो आज के डेट में बैंक भले ही कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाए, अच्छा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाए, बट जो पुराना पाप किया हुआ है वो उसको खाती रहेगी। दैट इज बिकॉज पैसा लेंड करना आसान है। बैंक ज्यादा सेल्स ग्रोथ दिखा सकती है आराम से, वो जाके किसी को लोन दे देगी, और लोन लेने में तो कौन ही मना करता होगा, और फिर इनिशियल इंस्टॉलमेंट भी मिल जाते होंगे एज अ रिपेमेंट। तो बैंक को एक्चुअली लोन ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना आसान है अगर वो चाहे तो, बट पूरा पैसा रिकवर होके आना, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अ बैंक और इन एन एनबीएफसी। और जैसे ही पैसा रिकवर होके नहीं आएगा वो एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, फिर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, मतलब फिर से वही लॉस दिखाओ या फिर बहुत कम प्रॉफिट दिखाओ, क्योंकि जो आज का स्ट्रेस्ड एसेट है वो कल का एनपीए, और जो आज का एनपीए वो कल के लॉसेस है। एक बैंक का कंप्लीट एनालिसिस कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी हम दिखाएंगे एक वीडियो में इसी सीरीज में, बट आज के एनपीए वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।